कि एक तरफ आपको दिखाई देता है कि आप चांद पर पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ आपको दिखाई देता है कि आप एक आधारभूत जो काम है वो नहीं करा पाया, कि आप सरकारी स्कूलों से पढ़कर इन परीक्षाओं को क्रैक करने की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही हैं। तो मजबूरन माँ बाप को खेत बेचकर कर्जा लेकर बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजना पड़ेगा। कि आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बेहतर करें, स्कूलों को बेहतर करें, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस को बेहतर करें। 1,20,000 करोड़ है, जिसमें से 87,000 करोड़ रुपया सरकार ने सेस के तौर पे, एजुकेशन सेस के तौर पे लिया है। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब सरकार की वरीयताओं में शिक्षा नहीं है। दरअसल कोचिंग इंडस्ट्री से मिलने वाला जो टैक्सेशन है उसे अगर आप सेस में जोड़ लें तो एजुकेशन बजट से शायद ज़्यादा हो जाए। अगर आपने अपना सपना सरकारी नौकरियों को या एडमिशन्स को बना ही रखा है, तब भी उसे 1 साल दीजिए, 2 साल दीजिए, कुछ इम्तिहानों को लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। और देश में 4 तारीख को 2 रिजल्ट आए। एक रिजल्ट जो था वो लोकसभा चुनाव का था और दूसरा रिजल्ट जो था वो नीट के एग्जाम को लेकर था। और नीट का एग्जाम जो रिजल्ट आया उसको लेकर जो देश में बवाल मचा वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। सर, जिस तरह से ये रिजल्ट आया है और 67 बच्चे, कभी भी 70 साल के इतिहास में ऐसा नहीं रहा कि किसी भी एक एग्जाम में, अगर अन्य परीक्षाओं की बात कर लें तो 67 बच्चे एक साथ टॉप नहीं करते, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, 67 स्टूडेंट्स का 720 में से 720 आना, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे विद्यार्थियों का कुल मिलाकर ज़्यादा अंक आना, जिसे हम रैंक इन्फ्लेशन कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। जो कि सामान्यतः इवैल्यूएशन के लोग मानते हैं कि ये इस बात का संकेत होता है कि या तो मूल्यांकन की प्रक्रिया ठीक नहीं थी या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हुआ है। नॉर्मली इन्हीं 2 वजहों से कभी इस तरीके का लॉपसाइडेड रिजल्ट आता है, और इस बात के पर्याप्त प्रमाण अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। इस वजह से हम मान सकते हैं कि इस बार की एनटीए की जो ये नीट की परीक्षा थी, यह शुचितापूर्ण तरीके से संभवतः नहीं हुई है, और इस वजह से जो विद्यार्थी हैं वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को दोबारा से लिया जाए, जो कि शायद एक जायज़ मांग है। सर, कहा यह जा रहा है कि लगभग 22 दिन हो चुके हैं, अभी तक जो है एनटीए इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, हालांकि कुछ वो गड़बड़ियाँ मानता है, लेकिन पटना पुलिस ने गिरफ्तारियां की और एक सेंटर से 6 बच्चे टॉप हो रहे हैं, और अभी तक जो है इस बात को लेकर वो मान नहीं रही है। और प्रदीप जोशी को ही फिर से जो है उसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है जो जाँच करेगी, और एग्ज़ाम भी उन्हीं की निगरानी में हुआ था। तो इस दशा पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरी समझ नहीं आता कि ऐसी राय देने वाले लोग ब्यूरोक्रेसी में कौन हैं, जो एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि आप अपनी ही जांच नहीं करेंगे या आप अपने ही न्याय के लिए नहीं बैठेंगे, बहुत साधारण सी बात है। और ये मामला केवल प्रदीप जोशी जी का ही नहीं है, ये कुल मिलाकर एक तरह की सिस्टमिक तरीके से महत्वपूर्ण संस्थानों में पिछले कुछ सालों में जिस किस्म की संदिग्ध नियुक्तियां हुई हैं, ये उसका परिणाम मात्र है। तो मुझे लगता है कि सरकार को चेतना चाहिए। चुनाव एक घंटी थे, अगर आप उनसे चेतावनी नहीं लेंगे तो यह डेमोक्रेसी के लिए सुखद नहीं है। सर, देश में हमेशा ये बात कहा जाता है कि देश जो है, भारत अब चांद पे पहुंच गया है, दक्षिणी ध्रुव पे उतर गया है, और लेकिन हम जो है अपने बच्चों के एग्ज़ाम सही नहीं ले पाते हैं। पिछले अगर 10 सालों की बात की जाए तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि 70 से ज़्यादा जो है पेपर लीक हुए हैं, और लगातार जो है गरीब घर के जो बच्चे होते हैं वो तैयारी करते हैं, अपना एनर्जी देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, और उसके बाद से इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, और उसमें कई बच्चे फिर आत्महत्याएँ तक कर लेते हैं। तो सर, और इसमें एक बात सर और कहना चाहेंगे, कोचिंग नेक्सस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अलख पांडे जो हैं वो लड़ भी रहे हैं, कोचिंग की साइड से ही हैं, और लेकिन इसमें जो है एक बात ये भी आती है कि कोचिंग का नेक्सस बन चुका है, वो भी पैसे देके पेपर लीक करवाते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो आप डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं कि एक तरफ आपको दिखाई देता है कि आप चांद पर पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ आपको दिखाई देता है कि आप एक आधारभूत जो काम है वो नहीं करा पा रहे।
ये केवल प्रगति के मामले में, प्रशासन के मामले में नहीं है, ये आर्थिक उसमें भी है। आपको बहुत हाई जीडीपी दिखाई देता है, आपको महीनों चलने वाली वेडिंग और प्री वेडिंग अरबों रुपए वाली दिखाई देती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपको 50 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है उनको जीवित रखने के लिए, और हंगर इंडेक्स में हम पूरी दुनिया में कैसा परफॉर्म करें। ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो खाई है, इसे भरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर राज्य सरकारें इस खाई को नहीं भरेंगी तो क्या होगा? वैक्यूम तो रह नहीं सकता। इन खाइयों को भरने के लिए फिर अलग सिस्टम्स पैदा होंगे। ये सिस्टम्स कोचिंग के तौर पे हो सकते हैं, क्योंकि आपने पब्लिक फंडेड एजुकेशन की क्वालिटी को इतना गिरा दिया कि आप सरकारी स्कूलों से पढ़कर इन परीक्षाओं को क्रैक करने की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही हैं। तो मजबूरन माँ बाप को खेत बेचकर, कर्जा लेकर बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजना पड़ेगा। इस कारण ये कोचिंग इंडस्ट्री का जो आकार है, उसकी जो ताकत है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। वो ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अब उसमें निहित स्वार्थों का आना स्वाभाविक बात हो जाएगी। इसलिए एकमात्र तरीका जो है वो ये है कि आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बेहतर करें, स्कूलों को बेहतर करें, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस को बेहतर करें, ताकि जो शिक्षा उनको स्कूल कॉलेज में मिलनी चाहिए वो स्कूल कॉलेज में मिले, ना कि उसके लिए उन्हें वैकल्पिक जगहों पर जाना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है। सर, शिक्षा के बजट पे मात्र 3 से 4% अभी भारत में खर्च किया जाता है, जबकि रक्षा बजट एक बहुत ज़रूरी बजट है, उस पर खर्च किया जाता है। लेकिन जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, पढ़ाई और लिखाई के नाम पे बजट पे ज़्यादा खर्च नहीं है। देखिए, 3-4% आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। अगर पिछली बार का आप बजट देखेंगे 1,20,000 करोड़ है, जिसमें से 87,000 करोड़ रुपया सरकार ने सेस के तौर पे, एजुकेशन सेस के तौर पे लिया है। वो तो सरकार ने लिया ही शिक्षा के तौर पे था। बचा 36,000 करोड़ रुपया इतने बड़े देश की शिक्षा में के यूनियन बजट का, जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी वाला हिस्सा ले, उसमें अगर आप 30-35 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करेंगे, जिसमें तमाम IITs हैं, तमाम NITs हैं, तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तमाम केंद्रीय विद्यालय और बहुत सारी वो हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब सरकार की वरीयताओं में शिक्षा नहीं है। दरअसल कोचिंग इंडस्ट्री से मिलने वाला जो टैक्सेशन है, उसे अगर आप सेस में जोड़ लें तो एजुकेशन बजट से शायद ज़्यादा हो जाएगा। जिसका मतलब यह है कि सरकार दरअसल नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर रही है शिक्षा पर। जब तक सरकार ये इस बात से नहीं चेतेगी, जनता इस बात को नहीं चेतेगी, जनता को ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल कॉस्ट, राजनीतिक कीमत होनी चाहिए शिक्षा की उपेक्षा करने की, तब तक स्थितियां शायद बिगड़ेंगी। सर, सरकार तो गड़बड़ियाँ करती ही रहती है, एग्जाम को लेके उनका सेशन लेट होता है और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, लेकिन कई बार जो है बच्चे भी अपने सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा समय दे देते हैं। तो उस विषय पर आप बच्चों को क्या कहना चाहिए? कहते रहे हैं, हम लगातार कहते रहे हैं कि आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर आपने अपना सपना सरकारी नौकरियों को या एडमिशन्स को बना ही रखा है, तब भी उसे 1 साल दीजिए, 2 साल दीजिए, और उसके बाद उससे निकलकर अन्य रास्तों पे चलिए। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि हम कुछ इम्तिहानों को लार्जर देन लाइफ बना देते हैं, फिर वह वास्तव में जिंदगियां लेना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद सर। तो आपने सुना चौहान साहब को, जिन्होंने अभी हमें NTA को लेकर बात की और किस तरह से सरकार पे हमला बोला कि किस तरह से सरकार जो है बजट का जो है बहुत ही नाम मात्र जो है शिक्षा के ऊपर खर्च करती है, और भी कई मुद्दों पे उनसे बात हुई। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।